स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय लेक्चर। आपको याद होगा पीछे मैंने कहा था कि मैं आपको दूसरी बार जब मिलूंगा तो पुस्तकों के संसार में ले जाऊंगा। उससे पहले मैं ये ऐसा मानकर चलता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर के अंदर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ टाइम कर रहे होंगे, तो एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ टाइम करते हैं तो फिर लॉकडाउन बाहर का पता नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी उसी तरह अपने समय को निकाल रहा हूं। और आज मैं आपसे जो भी बात करूंगा बड़ा इनफॉर्मली करूंगा, क्योंकि अभी तक जब भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है या आपने कभी पूछा है या कभी बात हुई टेलीफोन पर, तो आपने हमेशा एक समस्या बताई है तैयारी की, और यह बताने का प्रयास किया है कि आपको प्रिपरेशन के मध्य कौन कौन से चैलेंजेस मिलते हैं। हमने हमेशा आपको सुना है, वर्षों से सुना है। आज मैं आपको अपना सुनाऊंगा कि भाई मुझे क्या चैलेंज मिलता है और मुझे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अध्यापन में, टीचिंग में। क्योंकि यूपीएससी के बदलते हुए जो मानदंड है उसके अनुसार अगर अपने आप को ना बदले तो कम से कम आज के टीचिंग में तो इवेंट हो जाएगा वो। और ऐसा देख सकते हैं आप बदलते हुए क्वेश्चन के पैटर्न को। 2009 से क्वेश्चन के पैटर्न बदलने चेंज हुए। 2010, 11, 12 में धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। जब पहले 2008 में 600 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते थे, वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन का साइज ऑप्शनल में छोटा होकर पहले 300 वर्ड्स के हुए और 2013 के बाद वो 200 वर्ड्स के हो गए। और 2013 में जब जनरल स्टडीज चेंज हुआ तो इसके भी पैमाने 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स हो गए। तो आज हर कुछ बदल चुका है। क्वेश्चन के अगर साइज छोटे हुए तो क्वेश्चन के रेंज बहुत ज़्यादा हो गए। पहले गेस वर्क होता था, गेस वर्क 2008 के बाद समाप्त हो गया और पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ता है। तो एक तरह से यूपीएससी का जो पूरा प्रिपरेशन है वो मैराथन दौड़ हो गया। क्वेश्चंस की न केवल परिमाणात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में वृद्धि हुई, बल्कि क्वालिटेटिव रूप में भी वृद्धि हुई उनके नंबर्स में। इन सब का यूपीएससी के प्रिपरेशन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन आज मैं उन बातों को डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं कुछ और बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पीछे आपको कहा, क्योंकि आप भी व्यक्त हो रहे होंगे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पुस्तकों के संसार में ले चलूंगा। लेकिन पुस्तकों के संसार में आपको इस रूप में ले चलूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं कि पुस्तकों के संसार में घुसने पर मुझे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, दो अलग अलग संसार है। आपका एक यूपीएससी के प्रिपरेशन का संसार है, दूसरा पुस्तकों का संसार है। इन दोनों संसार में अंतर यह है कि आप लोगों को प्राय जब हम बताते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स बता देते हैं और कोई एक टेक्स्ट बुक टाइप की कोई बुक्स आपको बताते हैं। जैसे आप आर.एस. शर्मा का ही लो, एनसीईआरटी हो, या एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर, या सतीश चंद्रा के 2 वॉल्यूम में आप पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत से मुगल, फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू मुगल पार्ट 1 एंड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू मुगल पार्ट 2। उसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हो तो हम आपको शेखर बंदोपाध्याय रिकमेंड कर देते हैं, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन। अब तो पार्टीशन से भी आगे बढ़ चुकी बात, तो उसका टाइटल उन्होंने दे दिया फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन ऑनवर्ड्स। तो इस प्रकार से आप वो टेक्स्ट बुक की तरफ पढ़ते हो। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में क्या अंतर होता है कि टेक्स्ट बुक में जो कोई भी विचार होता है, कोई विजन होता है, कोई दृष्टिकोण होता है, उसमें ऑथर, बहुत सारे जो ऑथर लिखते हैं वो नॉर्मली यूनिवर्सिटी के बच्चों को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को ध्यान में करके लिखते हैं, जिनमें वो किसी बिंदु पर अपने 4-5 जो स्थापित मत है लेखकों के, वो मत को रख डालते हैं। तो टेक्स्ट बुक काम आ जाता है बच्चों के प्रिपरेशन में। हमें याद है कि कम से कम 2000 तक तो सतीश चंद्रा की मिडेवल हिस्ट्री और आर.एस. शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा, कुछ हद तक सुमित सरकार, और अब शेखर बंदोपाध्याय तो 2002 से आए, 2015 से और प्रोमिनेंट हुए। तो इन्हीं सुमित सरकार और बिपिन चंद्रा के टेक्स्ट बुक के तौर पर चलते थे। लेकिन बच्चों, आज नौबत यह है कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चंस पर आप निगाह डालो, चाहे जीएस के क्वेश्चंस हो या ऑप्शनल के क्वेश्चंस हो, तो अब इन टेक्स्ट बुक से आप 50% क्वेश्चंस ही पकड़ सकते हैं। 50% क्वेश्चंस उसके बाहर पूछ रहे हैं। मतलब पैटर्न पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब नॉर्मली होता क्या है कि बच्चों के लेवल पर और कोचिंग संस्थान के लेवल पर जो बच्चे अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थानों ने पढ़ाते हैं, तो उन्हीं टेक्स्ट बुक में अब बच्चे अगर एक किसी पुस्तक को पढ़े तो कोचिंग संस्थान में 2-3 पुस्तकों को प्राय आधार बनाकर और उसके आधार पर उनको नोट्स तैयार करवा दिया जाता है। ठीक है, ये भी अच्छा है क्योंकि बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े तो आपकी तो पढ़ाई का पैटर्न कुछ अलग रहा,
दो तरह की पढ़ाई होती है, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। एक है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन और दूसरा है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अफसोस यह है कि इंडिया में रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन ही रहा है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर बच्चे प्राय यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते हैं। इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आप क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके उसको रोट लर्निंग करके आप एग्जामिनेशन में लिखने की कोशिश करते हो। तो आप क्या करते हो, डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देते हो, इंफॉर्मेशन ही अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक बन जाता है। जब आप यूपीएससी में आते हैं तो आज क्या पहले भी बिना अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन चलिए पहले कम से कम कुछ हद तक काम चल जाता था। अब है कि चैलेंज बड़ा है, चैलेंज दो रूपों में बड़ा है। एक तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, अप्लाइड हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का रेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 50% क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक की परिधि से बाहर जा रहा है, और जो उसकी परिधि में है भी तो उसको इतना ट्विस्ट करके वो डालते हैं कि उस बुक में कहीं होने पर भी बच्चों को उस पर निगाह नहीं जाती है। तो चलिए यहाँ पर कोचिंग संस्थान काम आ जाता है कि उसमें बच्चों को वो एक जगह वो सब कुछ जब स्मरण करवा देते हैं कम से कम, या फिर उस पर कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर उनको बार बार प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो बच्चे कम से कम इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन काम उससे नहीं चलना है, उसके आगे भी बात बनती है। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता कि यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया के स्टडी के सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि दो अलग अलग संसार, एक पुस्तकों का संसार है जिस पर एक अधिकार है इंडिया के कुछ हजार इंटेलेक्चुअल्स का। हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स है जो लेटेस्ट बुक के टच में होते हैं, और वो बुक कोई ऐसा भी नहीं होता कि केवल एक किसी खास सब्जेक्ट की बुक होती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे रीडर्स हैं। यहाँ भी आप हम देखेंगे लाइब्रेरी में तो हिस्ट्री की बुक्स नहीं है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी मिलेगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी पर भी मिलेगी, आपको नेशनल इकोनॉमी पर भी, इंडिया एंड वर्ल्ड पर भी मिलेंगे, आपको इंडियन सोसाइटी पर भी बुक मिलेगी, सोशल इश्यूज पर भी बुक मिलेंगे। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं उन सारे विषयों को पढ़ाऊंगा, यह है कि आज अंतर अनुशासनात्मक युग का टाइम है। तो अगर हम इन सारे बुक के टच में नहीं रहेंगे तो हम हिस्ट्री के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से कैन यू बिलीव दैट कि एक अर्थशास्त्री जो हिस्ट्री जानता है बिना उसके वो काम नहीं चला सकता। आप देखिए मेघनाथ देसाई, लॉर्ड देसाई, जो आप जानते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाते रहे थे, 2003 में उन्होंने रिटायर हुआ है, लॉर्ड देसाई के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बुक लिखी, नेहरू के बुक से प्रभावित हुए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें देखिए उनकी हिस्ट्री का क्या नॉलेज है। या आर्गुमेंटेटिव इंडियंस ऑफ अमर सेन का पढ़िए, उनको एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज आपको पता चल जाएगा। तो विदाउट उसके बढ़ ही नहीं सकते। इंटरनेशनल रिलेशन वाले हो, इंटरनेशनल इकोनॉमी वाले हो, उसी तरह से हमें भी बाकी सब्जेक्ट पर निगाह रखनी पड़ती है, तभी हम हिस्ट्री के इस पार्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो बच्चों ये पुस्तकों का संसार है, लेकिन इसमें दुर्भाग्यजनक बात ये होती है कि यूपीएससी में जो बच्चे होते हैं तैयारी में, वो समझते हैं कि एक दूसरी दुनिया है, उधर हमें नहीं झांकनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप मत झांकिए, यह आपका काम नहीं है, लेकिन उसको आप तक पहुंचाना मांगता है। कौन पहुंचाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ की पुस्तकों के संसार में कुछ हजार इंटेलेक्चुअल्स वो नॉर्मली कोचिंग संस्थान इन बच्चों के टच में नहीं होते, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है। और उसमें जो बुक रिव्यू प्राय छपते हैं, अच्छी अच्छी बुक आती है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं छपती है, बुक रिव्यू छपती है। आप देखेंगे हिंदू में ही आते हैं, संडे को आते, अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, सैटरडे संडे को फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी आ जाता है। और इस पर कई तरीके से बिब्लियो एक बुक निकलती है, उसमें बहुत सारे बुक रिव्यू छपते हैं। वो बुक रिव्यू छपते हैं लगभग 6-7 पेज में, या 3 पेज में, या 2 पेज में, या थोड़ा सा उनके बारे में सूचना होती है। लेकिन बच्चे अगर उसको लेते भी हैं तो अभी रखा, फिर बाद में भूल गए, क्योंकि उसको कहाँ इस्तेमाल करें, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ नॉलेज की कमी नहीं है, यहाँ तो आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हमारे सामने चुनौती क्या है। नॉलेज ओवरलोड, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में डालना, दैट इज द चैलेंज। तो बच्चों ये एक संसार है, दूसरा बच्चों के टेक्स्ट बुक का संसार है। अब मैंने इन दोनों संसार के बीच एक ब्रिज अप करने की कोशिश की है, एक लाइन खींचने की कोशिश की है, दोनों को लिंक करने का प्रयास किया है। तो इसके लिए मुझे बड़ी, अब समझ सकते हो इतने सारे बुक्स हैं, मैं भी क्लासेस में भी बिजी रहता हूँ, और ये तो आप एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, बहुत सारे बुक आपको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है जो लगभग इतने ही होंगे। तो इतने सारे बुक्स के टच में और इतने सारे बुक्स को पढ़ना तो वाकई में चैलेंजिंग है। तो उसके लिए क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में बच्चों को पहले से ट्रेंड किया जाता है रीडिंग
और क्वेश्चन राइटिंग का, उसके अलग क्लासेस ही होते हैं। वो मतलब एक बचपन में से ही लोगों को संस्कार दिया जाता है। जो अभी आप कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में देख रहे हो, जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में क्यों बच्चे, जो इंडिया के बच्चे उसके लिए अनुकूलित नहीं है, इसीलिए जब यूपीएससी भी इंट्रोड्यूस किया तो कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बड़ा सेटबैक लगने लगा जो परंपरागत ढंग से पढ़ाई कर रहे थे। इसको फॉरेन कंट्री में ट्रेन किया जाता है। मैं एक बुक की चर्चा आपको करना चाहूंगा। एक बुक है, ये बुक फॉर हाउ टू रीड अ बुक, और इसमें मॉर्टिमर जे एडलर की बुक है, हाउ टू रीड द बुक। अब इस बुक पर अगर आप निगाह डालेंगे तो ये देखेंगे कि रीडिंग पर एक क्लासिकल बुक मानी जाती है, जिसने स्पष्ट रूप में पहले ही चर्चा की है कि रीडिंग किस तरह की हो, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये 4 प्रकार की रीडिंग की बात करता है। एक करता है एलिमेंट्री रीडिंग, जो आप लोग करते हो या यूनिवर्सिटी में करा दिया जाता है प्राय, या यूपीएससी में आप आते हैं, एक बुक पढ़ते हैं, पहली बार आप पढ़ते हैं, आप उस बुक को पहली बार पढ़ते हैं, मॉडर्न एम्पायर से वाकिफ होते हैं, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर से वाकिफ होते हैं, या आप इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड द वर्ल्ड में भारत और साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशन से वाकिफ होते हैं, या आप इंडिया एंड वेस्ट एशिया के रिलेशन से वाकिफ होते हैं, इंडिया एंड अमेरिका के रिलेशन से वाकिफ होते हैं। तो पहली बार जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही जाता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आप कुछ कर नहीं सकते। दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रीडिंग। अब उसके बाद जो एक दूसरा स्टेज आता है उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग। वो रीडिंग वो कर सकता है जो एक से अधिक पुस्तकें पढ़े। तो आपके लिए हमारी जो यहाँ पर स्टडी की परंपरा है उसमें आपकी उस रीडिंग के लिए आपके लिए जगह ही नहीं, क्योंकि आप तो एक लिमिटेड बुक पढ़ते हो, एक या 2 टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैं अपना चैलेंज बताता हूँ कि मेरे लिए चैलेंज होता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग करनी पड़ती है। तो आपको मतलब ये जो दूसरे तरह का रीडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इतने सारे बुक्स पढ़ नहीं सकता। इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग का मतलब है कि अब इतनी मोटी बुक है, तो खैर चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसका तो मैंने क्रिटिकल रीडिंग करी है। लेकिन नॉर्मली जो मैं बुक देखता हूँ तो मैं उसका इस तरह से इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग करता हूँ, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। और जैसे हमने पहले उसके टाइटल को पढ़ा, फिर उसके अंदर उनका जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर उलटते गए, और जो मुख्य पैराग्राफ है उसका एक एक लाइन ऊपर पढ़ता गया, एक एक लाइन नीचे पढ़ता गया। लास्ट में जो उनके ऊपर नोट्स हैं, जो उनके एपिलॉग है, उसको पढ़ने के बाद तब ये पता करने की कोशिश की कि बंदा इसमें कौन सी नई चीजें डाली है, और सिर्फ उसी नई चीजों को लेके हमने रख लिया। अब इस तरह की इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग में बहुत सारे बुक्स को करूंगा, तो जब इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग जब मैं करता जाऊंगा तो तीसरे स्टेज की जो रीडिंग होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। उसमें आपको बुक को सांगोपांग पढ़ना पड़ता है। जैसे उसमें आपको पूरे बुक के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके सब्सिडियरी आइडियाज क्या हैं, इसके किस प्रकार से सब्सिडियरी आइडियाज सेंट्रल आइडियाज के साथ जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से हाइपोथेसिस है, किस आर्गुमेंट से उसको प्रूफ किया गया है। तो ये जो थर्ड स्टेज की जो रीडिंग होती है जिसको कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग, वो मैं कुछ ही पुस्तकों का कर पाता हूँ। इस छुट्टी के समय हमें बहुत सारे बुक्स का किया है, तो कुछ पुस्तकों का कर पाता हूँ। तो उसमें मुझे बहुत जो पुस्तकें मैं विशेष रूप से कमेंट्स में पढ़ता हूँ या विशेष रूप से रिकमेंडेड होता है या ऐसा लगता है कि विद्व समाज में इसकी काफी चर्चा है, तो ऐसे बुक को मैं पढ़ लेता हूँ। और तब आता है फोर्थ प्रकार की रीडिंग। वो फोर्थ प्रकार की रीडिंग उसको कहते हैं सिंटॉपिकल रीडिंग। अब सिंटॉपिकल रीडिंग का आप लोगों को यूज नहीं है, आपको तो वर्चुअली अब इस संसार में डायरेक्ट यूज है ही नहीं। तो उसमें क्या है, सिंटॉपिकल रीडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे एक सोशलिज्म पर हमारे पास 8 बुक है, जो इंडिया का इंडियन सोशलिज्म लेफ्टिज्म का जो विकास हुआ है, वामपंथ साम्यवाद का विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य। अब ये 8 बुक है, तो 8 बुक में हमने इसमें से 6 का इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग की हुई है। 2 हमें लगा कि चलो बहुत नहीं है, मैंने ले लिया था, ठीक है, रखा रहता है, कई बार उस बुक को हम टच भी नहीं कर पाते। इसमें 6 का हमने इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग किया हुआ है, लेकिन इसमें से 3 का हमने क्रिटिकल रीडिंग किया हुआ है। तो अब इंट्रोस्पेक्शनल रीडिंग तो हमारी सबकी हुई पड़ी है। तो अब सिंटॉपिकल में क्या होता है कि इन 6 बुक में इसमें ये आइडिया है, उसमें वो आइडिया जोड़ा गया है, इसमें ये नई बात कही गई है, उसमें वो नई बात कही गई है। तो हमने 6 बुक के क्रक्स को, क्रीम को निकाला। अब जब आपको मैं क्लास में नोट डाउन कराता हूँ, क्योंकि हर साल तो बुक्स नए आते रहते हैं, तो उतनी तेजी से नोट्स और बुकलेट चेंज नहीं हो पाता है। तो मैं जब आपको क्लास में जो भी पढ़ाता हूँ तो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। तो नोट डाउन करवाने के क्रम में हम उसको उस स्ट्रक्चर में डालते जाते हैं, क्योंकि इसका यूज तभी है कि जब हमारे पास एक
कोई भी सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप पीछे के मेरे लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा, चाहे एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, उस सब की टीचिंग के मध्य मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप थिंकिंग क्रिएचर नहीं बन सकते। फिर तो वही हो जाएगा इन्फॉर्मेशन की पुस्तक से कुछ पॉइंट्स उठाओ, बच्चों को दे दो कि बच्चे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, लेकिन बच्चे के सामने कोई स्कीम नहीं है। उस स्कीम के आधार पर क्या होगा, बच्चे फिर वो घर जाएंगे, वो पॉइंट को भूल जाएंगे, जिस पॉइंट से उसको जुड़ाव ही नहीं होगा। क्योंकि आप तो एक पैसिव रीडर है ना, इसी में बताया गया है 2 तरह की रीडिंग होती है, एक पैसिव रीडिंग होती है, दूसरी होती है एक्टिव रीडिंग। तो पैसिव रीडिंग में कि कोई आपको दे रहा है, आप बिना एफर्ट्स उसको ले रहे हो, और रोट लर्निंग जो आपके न दिमाग को टच किया न दिल को टच किया, आप उसको केवल रूट के आधार पर उसको याद करने की कोशिश करते हो, मेमोरी के उस पर थिंक न करके मेमोरी के आधार पर उसे आप याद करने की कोशिश करते हो। तो वैसी जो रीडिंग होती है वो रीडिंग कामयाब नहीं हो पाती। पहला तो याद ही नहीं रहता, रिटेन नहीं हो पाएगा आपको। अब इस तरह के यूपीएससी में आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा महासागर है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे विचार हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आप उसको रख ही नहीं सकते। एक भ्रम है कि मैं रख रहा हूं, लेकिन जब काम आएगा, जिसमें जरूरत पड़ेगी, उसमें उसका आह्वान नहीं होगा। दूसरी बात है, उसको क्वेश्चन में कैसे फिट करे, वो हमेशा समस्या बनी रहेगी। उसके लिए आपको एक्टिव तो जरूर बनना पड़ेगा। हाँ, आप भले ही 1-2 पुस्तक ही पढ़ो, और मैं जो आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ उस स्ट्रक्चर पर सोच कर ही आप एक थिंकिंग क्रिएचर आपको बनना पड़ेगा, जो कि आपके पास एसेट्स कम है, तकनीकी के आधार पर ही आप इसकी भरापाई कर पाओगे। लेकिन हम आपको इन दोनों संसार के बीच जो ब्रिज अप करते हैं, तो एक तरफ जो ये इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड वाले हैं, वो 6-6 पेज की जो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, तो पूरे बुक के ऊपर लिखते हैं। हम आपको इसी बुक से आपको स्ट्रक्चर तो पहले मिला ही हुआ है, जो नई चीज है वो नई चीज आपको केवल डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप हर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट या लेटेस्ट विचार जो इंटरनेशनल जो एरिना में आया हुआ है, उसको आप कवर कर लेते हो। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पर आप पढ़ते हो, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की में नॉर्मली पहले माना जाता था कि इस सभ्यता का एब्रप्ट एंड हो गया, लेकिन बहुत पहले की बात है, 1960। उसके बाद हुआ कि नहीं, यह परिवर्तित रूप में इट कॉन्टिन्यूड इन अल्टर्ड फॉर्म, जिसको लेट हड़प्पन कल्चर का नाम दिया गया। वो चलती रही, ठीक है, उसमें लोग प्रमाण अब तक देते रहे। अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल एक बुक निकली है, वो बुक साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु में एक्सकैवेशन हुआ 2018 में, हालांकि वो 16-17 में भी हुआ था। सबसे लास्ट एक्सकैवेशन हुआ एक साइट का, और उस साइट के एक्सकैवेशन के बाद तो एक बुक निकली, वो वैगई जगह का नाम है, कि फ्रॉम इंडस टू वैगई। और उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि पहले जिसको दक्षिण भारत में संगम एज कहते थे, वो संगम एज पहले माना जाता था कि चलो 3rd सेंचुरी बीसी में संगम एज आया। अब कहते हैं नहीं, संगम एज पहले ऐसा मानते थे, चलो ईसा की आरंभिक शताब्दी में 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी सी के बीच आया। अब कहते हैं नहीं, ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी में ही आ गया था। तो अब जो स्कॉलर है वो व्यू देते हैं कि देखो भाई, हम जब ये वैगई का एक्सकैवेशन करते हैं तो वहां पर कुछ हमें ऐसे प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स मिलते हैं, जैसे सिंबल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्टिन्यूएशन वैगई तक है, और उसकी लीगेसी आज तमिलनाडु की वैगई भी ढो रही है। और इस पर अब स्कॉलर, जो कि एक इस समय के बहुत रिप्यूटेड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं आपको वाकिफ परिचय कराऊंगा, दिलीप के चक्रवर्ती, वो कैम्ब्रिज की परंपरा से हैं। तो उन्होंने इस पर काफी गंभीरता से इसको लिया, कहा कि अगर ऐसा होगा तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की लीगेसी के बारे में हमारी पूरी धारणा बदल जाएगी। अब देखिए, इस एक बुक से बच्चे के संसार में, हाँ आपको न्यूज़पेपर में कई बार आ जाता है, लेकिन बच्चे उसको नोटिस नहीं करते, और होंगे तो फिर बच्चे ये नहीं समझेंगे कि इसको मैं कहाँ रखूं, किस जगह पर। ठीक है भाई, वैगई आया, बट वेयर टू यूज। तो वहां पर मैं सीधा हड़प्पन सिविलाइजेशन की लीगेसी लिखाने में बस मैं उस पूरी बुक से 4 लाइन उनको लिखवाऊंगा। मुझे उस क्रिटिसिज्म जो 5 पेज में लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, और वही 2 या 3 लाइन उनके आंसर को बाकी आंसर से डिस्टिंग्विश कर देगा। तो उससे क्या है कि सांप भी मरेगी और लाठी भी ना टूटेगा, ना हमारे बच्चे कॉम्प्लिकेशन से फंसेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट चीजों का डेवलपमेंट हमारे बच्चों को पता चलता रहे, यही हमारा ध्येय है। अब आप कहेंगे भाई क्यों, इसकी इतनी की जरूरत क्यों? 2 कारणों से 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक तो ये है कि आजकल ये टेंडेंसी देखी गई है, कोई लेटेस्ट बुक आती है तो चूंकि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं तो खुद स्कॉलर होते हैं, तो उनकी जो वो नोटिस कर लेते हैं कि अच्छा अमुक बुक निकली है, इसमें एक चीज कही गई। जैसे
एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ऑप्शनल पेपर में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है इंडियन रेलवे के ऊपर, और वो है रेलवे एंड द राज, उसका नाम है। तो रेलवे एंड द राज उस पुस्तक का नाम है, क्रिश्चियन ओल्मर उसके लेखक हैं। ठीक है, रेलवे पर लिखा, रेलवे पर पहले भी लिखा गया था, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो रेलवे के इतिहास को ले आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पे। और वो मानता है कि चलो रेलवे ने पहले जो भी किया हो, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे में तो ऐसा फायदा नहीं पहुंचा। ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि हमने रेलवे बनाया। भाई आपने तो रशिया में रेलवे नहीं बनाया था, आपने जर्मनी में नहीं बनाया था, आपने यूएसए में नहीं बनाया था, उन सब खुद बनाया है। और अगर हम भी अपना रेलवे खुद निर्माण किए होते तो कहीं ज्यादा फायदा उठाए होते, जो आपने नहीं दिया। बाकी जगहों पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आपने हमारे यहाँ उद्योगों को तोड़ा रेलवे के माध्यम से। लेकिन इसने कहा कि आज रेलवे वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड है, और 25 मिलियन लोग उस रेलवे से रोज चलते हैं। तो खैर ये तो हुई आज की बात। वो कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जब नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस समय पहला चैलेंज को पूरा करने में रेलवेज ही आया। तो हमारे यहाँ इनिशियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर रोल रेलवे ने प्ले किया। तो रेलवे के फायदे के बारे में लास्ट में उस बुक में पढ़ेंगे, तो लास्ट डेज करके एक चैप्टर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उससे सीधा लाइन उठा के क्वेश्चन में इस बार डाल दिया 2019 में कि रेलवे के विकास का मुख्य फायदा हमें स्वतंत्रता के बाद मिला। आप देखेंगे सी या डी, वो शॉर्ट नोट्स में है, डी या ई में वो नंबर है, अगर आप क्वेश्चन पेपर में उलट के देखिए और आप रेलवे एंड द राज के बुक को चेक करिए, तो आपको लाइन लास्ट में मिल जाए। तो मैं जस्ट उदाहरण बताया था कि भाई अभी जरूरी नहीं है, अगर मैं इस बुक को नहीं भी पढ़ा होता तो भी मैं इसका उत्तर कर देता, क्योंकि हम अनुमान करते कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो हम अनुमान से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उस क्वेश्चन को कर देंगे। दूसरा, इस बार एक पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा, और आपको आश्चर्य ये है, सॉरी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, जीएस पेपर में। और जीएस पेपर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से है। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी बच्चा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उस क्वेश्चन को नहीं लिख सकता। उसमें है कि धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर फ्रांस को भारत से क्या उपागम लेने की जरूरत है, यानी भारत से क्या सीखने की जरूरत है, कि व्हाट फ्रांस नीड्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया ऑन द फ्रंट ऑफ सेकुलरिज्म। अब ये 2019 में मैंने एक बुक देखी थी, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, हालांकि उसमें इंडिया को भी लिया गया है, लेकिन उसमें एक मुद्दा को उठाया गया था। उसमें उस बुक का नाम था कि व्हाट यूरोप शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। क्योंकि हमने जो हिंदू मुस्लिम रिलेशंस का यहाँ जो इतिहास रहा है, उसमें हम लोगों की समन्वित संस्कृति का इतिहास रहा है, और उन लोगों का, पश्चिम वालों का जो मुस्लिम से रिलेशन रहा, वो हमेशा हॉस्टाइल रहा, क्रूसेड्स के जमाने से ही। बाद में खैर सेटलमेंट भी हुआ, तो लोग एक साथ एकोमोडेट नहीं कर पाए। खैर ये तो एक चीज है। अब इस क्वेश्चन में कोई अगर फ्रेंच एवोल्यूशन जानता है, तो फ्रेंच एवोल्यूशन का एंटी रिलीजियस अप्रोच था, उसको अगर वो जानता है तो समझ लेंगे कि भाई फ्रेंच एवोल्यूशन चूंकि धर्म विरोधी दृष्टिकोण रखता है, धर्म से दूरी बनाओ। और यहाँ हमारा इंडिया में था एक तरह से सर्वधर्म संभाव की भावना थी। दूसरी बात है कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एक ही रूलर्स बुद्धिज्म को भी सपोर्ट कर रहा है, ब्राह्मणिज्म को भी दे रहा है, पैट्रोनाइज कर रहा है, जैनिज्म को भी पैट्रोनाइज कर रहा है। तो हमारे यहाँ इस तरह का एक्सक्लूसिविज्म नहीं था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद हमने जो सेकुलरिज्म का मॉडल लिया है, उसमें कि हम सभी धर्म के साथ एक बराबर का समान व्यवहार करेंगे, और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उनका है कि हम सभी धर्म से दूरी बना के रखेंगे। तो वो क्या होता है कि कोई पब्लिक प्लेस पर वो चाहते हैं कि भाई आप धार्मिक प्रतीक को यहाँ मत लाइए, आप क्रिश्चियन क्रॉस पहन कर नहीं आ सकते, आप मुस्लिम हिजाब पहन कर नहीं आ सकते। तो फ्रांस में इसको लेकर काफी विवाद हुआ, और एक खास समुदाय के लोगों ने अपने को बड़ा सफोकेटेड फील किया। तो खैर ये तो, लेकिन उस बुक में इस चीज का सिंबल दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ संकेत किया गया है। तो अगर उस बुक पर किसी की नजर होगी, किसी ने पढ़ा होगा, तो जाहिर है उसको निगाह जाएगी। तो ये बच्चों के लिए है नहीं। अब उसमें उस तरह की बुक से हम 2 लाइन 3 लाइन, किसी बुक से मैं इतनी बुक में पढ़ूंगा 300 पेजेस के होंगे, 350 पेजेस के होंगे, लेकिन आपके लिए मैं उसे 4 लाइन ही निकाल के दूंगा। तो 2 फायदा है। एक फायदा तो मैंने बताया, एक और भी फायदा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक फायदा है कि कई बार क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है,
क्योंकि उस वो लाइन हमें ध्यान रहे, कुछ एग्जाम हॉल में पूछे और हम बच्चे को उस लाइन को उठाकर, अब पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी अब देखेंगे जब शेखर बंदोपाध्याय की बुक आई तो डायरेक्ट लाइन उठा के पूछा, 1857 के रिवोल्ट पर। आपको एक रंजन चक्रवर्ती की बुक निकलती है कलकत्ता से, उससे डायरेक्ट लाइन उठाकर पूछते थे, या फिर आप देखेंगे तो सुमित सरकार की बुक से पूछते रहे। तो ये पहले भी चलता रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो नए नए बुक्स आते हैं उससे भी चलता रहा। दूसरा फायदा है कि हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आंसर का, भले ही वो क्वेश्चन उसे डायरेक्ट पूछे या ना पूछे। अब देखिए, जैसे बिपिन चंद्रा ने भारत के वामपंथी समाजवादी आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका लिखी, तो उसमें कुछ योगदान लिखा, कुछ सीमाएं लिखी। तो अब मान लो उन्होंने 3 सीमाओं की बात उठाई, हो गई घिसी पिट्टी, 1988 से बुक चल रही है। अब इसी पर मैं बताता हूँ, सोशलिज्म पर हमने जो 6 बुक पढ़ी है, इसमें एक फिनिक्स मूवमेंट करके प्रफुल्ल बिदवई की पढ़ी। तो इन्होंने एक नया इसमें एंगल दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, भारत में तो सोशलिज्म लेफ्टिज्म को बहुत सफल होना चाहिए था, क्योंकि 2-3 चीजें थी यहाँ पर। लैंगिक विभाजन था, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन था, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन था, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन था। तो इतनी उर्वर भूमि तो लेफ्टिज्म के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो नहीं पनप पाई। क्यों नहीं पनप पाई, वजह क्या है? उन्होंने उसके कुछ फेलियर्स की चर्चा की। उसमें उन्होंने एक चीज उठाया और कहा कि देखिए, यहाँ पर जो सोशलिज्म है, जब पूरी दुनिया में अगर कहीं पर देखेंगे, पहली साम्यवादी सरकार जो चुनाव के बाद जो सरकार अस्तित्व में आई है, दैट इज इंडिया। ये 1956 में केरला में आप देखेंगे कि वो स्थिति आएगी कि 56 के चुनाव के बाद जब आप देखेंगे 59 में सरकार को मतलब टॉपल कर दिया गया, गिरा दिया गया, बल्कि आर्टिकल 356 का सबसे पहला इस्तेमाल उसी सरकार के अगस्त में हुआ। ये दुर्भाग्य है और वहीं से उसका मिसयूज शुरू हुआ। लेकिन 1950s में ही केरला में एक साम्यवादी सरकार चुनाव के माध्यम से आई, जबकि दुनिया की सारी साम्यवादी पार्टियां सिर्फ वर्ग संघर्ष और रक्तपूर्ण क्रांति की बात कर रही थी, कोई पार्लियामेंट की संस्था को स्वीकार नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर प्रफुल्ल बिदवई ने कहा कि भाई, हमारे यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में शामिल हो गई थी, तो जब सोवियत रशिया का विघटन हुआ, जब समाजवादी देशों में परिवर्तन आया और हर जगह जब साम्यवाद का जनाजा निकल गया, तो इंडियन मॉडल ऑफ कम्युनिज्म पूरी दुनिया के लिए एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक मॉडल हो सकता था। लेकिन हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यों फेलियर हो? अब इसी तरह की बात इन्होंने उठाई, इन्होंने दूसरा एंगल बताया। ये है लेखक जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, ये पुस्तक तो आपको प्रफुल्ल बिदवई की 2015 में, हालांकि इनका डेथ हो गया। बहुत अच्छा इन्होंने सोशलिज्म लेफ्टिज्म पर लिखा था। और ये शशि जोशी और भगवान जोश हैं। तो ये दोनों, इनके 3 वॉल्यूम है। इन्होंने तो पूरा कम्युनिज्म की हिस्ट्री के बारे में ही लिखा है। 2009 तक ये कवर करते हैं, ज्योति बसु वगैरह का भी एरा लेते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है, शशि जोशी और भगवान जोश, तो इन्होंने अपना एक अलग जैसा विचार दिया है। इन्होंने कहा है कि देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं सफल हो सकी क्योंकि दो ये वीकनेस बताते हैं। हालांकि चूंकि अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा तो जो मैं बता रहा हूँ अभी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो स्ट्रक्चर में ही डालना पड़ेगा। एक उन्होंने प्रॉब्लम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की ये बताई कि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मास्को से गाइडेड हुए, वो तो हुआ, लेकिन जो एम.एन. रॉय यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने जो लेनिन के साथ विवाद किया था सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, उन्होंने एक वैकल्पिक रणनीति की बात की थी। लेकिन यहाँ के जो कम्युनिस्ट बाकी लीडर्स थे, एम.एन. रॉय का साथ नहीं दिया। वही घिसी पिटी अंदाज में सोवियत रसिया के निर्देश के अनुसार बढ़ते रहे। अगर वह भी चीन की तरह सबक लेते, जैसा कि माओ सेतुंग ने अपना अलग रास्ता बनाया, तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य कुछ और होता। एक इन्होंने ये आइडिया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए, ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो रक्तपूर्ण क्रांति की बात करता है, वायलेंस की बात करता है, जबरन तख्ता पलटने की बात करता है। तो हर समुदाय को ये सूट नहीं करता। और विशेषकर रशिया में इसने इसलिए सूट किया क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जहाँ लोगों को उसने मूलभूत स्वतंत्रता नहीं दी थी। तो ऐसी गवर्नमेंट जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ तक तो ये चल जाएगी। लेकिन जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश भले ही चली एक कॉलोनियल पावर थे, लेकिन ब्रिटिश की एक खासियत यह थी कि ब्रिटिश हमेशा अपने आप को एक डेमोक्रेटिक के रूप में प्रस्तुत करते थे। वो हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करते थे कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं। तो कम से कम एक सेमी लिबरल उन्होंने यहाँ पर एक व्यवस्था कायम की हुई थी। तो ब्रिटिश का एक अलग नजरिया था। तो
तो ब्रिटिश को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता था, और ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने अगर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की तो वैसा नहीं माहौल बना पाए जो सोवियत रशिया में लेनिन ने बना दिया था। तो खैर इनका विचार है, तो इसको हम एक लाइन में बच्चे को दे देंगे। प्रफुल्ल जो विद्वई है उनका विचार एक लाइन में बच्चों को दे देंगे। तो जब एग्जामिनर के सामने पहुंचेगा, आप खुद समझिए, तो एग्जामिनर भी तो वेल रेड पर्सन होता है, उसको पता चलेगा अरे चलो ये बच्चा तो शशि जोशी का भी विचार को जान रहा है, प्रफुल्ल विद्वई के विचार को भी जान रहा है, इज नॉट सिंपली कन्फाइंड टू बिपिन चंद्रा। तो बेसिकली हमारा काम यहाँ होना चाहिए, यहाँ हमारी भूमिका, कोई भी कोचिंग संस्थान की भूमिका यहाँ आकर इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके लिए फिर बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ये 4 प्रकार की रीडिंग आप समझ सकते हो, उसी प्रकार से मैं देता हूँ। अब लीगेसी ऑफ गांधी 2017 में एक पुस्तक लिखी राजमोहन गांधी ने, लीगेसी ऑफ गांधी। खैर चलिए, वो तो अपना पुस्तक लिखी तो उन्होंने कुछ तर्क दिया। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2015 यूपीएससी के क्वेश्चन में, जीएस पेपर में आपको पूछा है कि गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कोई बच्चा अगर लिखता है तो वो बच्चा अब तक केवल दिमाग में यही लेकर चलता है कि गांधी के बिना भारतीय स्वतंत्रता का स्वरूप के बारे में वो चर्चा करता है और बोलता है कि भाई वायलेंस ज्यादा हो जाता, हो सकता था दंगे और भी बढ़ जाते, हो सकता था अगर राइटिस्ट वाले होंगे तो कहेंगे विभाजन रुक जाता, लेफ्टिस्ट वाले होंगे तो कहेंगे कि भाई गांधी नहीं होते तो हमारे यहाँ भी वैसा ही समाजवादी रूपांतरण हो जाता जैसा कि चाइना में हुआ। तो बच्चे नॉर्मली केवल इसी पर काम करते चले जाएंगे, हमारे यहाँ शांति होती, हमारे यहाँ वायलेंस ज़्यादा होता, रक्तपात ज़्यादा होती, हिंसा ज़्यादा होती, और कुछ कुछ उस सोच की मुश्किल से 2-3 बिंदु निकाल पाएंगे। लेकिन अगर उन बच्चों को पुस्तक पढ़ा हुआ है, 2-3 फायदा होगा। एक तो आप वन साइडेड विचार लेकर मत चलिए, थोड़ा वामपंथी को भी ला के दिखाइए कि भाई ये महानुभाव ये मानकर चल रहे हैं कि गांधी नहीं होते तो समाजवादी रूपांतरण होता नहीं, उसी समय उसका खंडन कर दीजिए। आफ्टर ऑल तो फादर ऑफ नेशन है, और ऐसा मानना कि गांधी नहीं होते तो इंडिया का उपकार हो जाता और गांधी रहे तो अपकार हो गया, ये तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में मैं लिखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो वैसे सिचुएशन में सच्चाई भी है, यहाँ की जो वामपंथी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा कहाँ था। वो तो खुद ही पार्टीशन को, आपको आश्चर्य हुआ कि वो इंडिया को 16 पार्ट में बांटने की बात कर रहे थे और बाद में 17 पार्ट तक बांटने की बात तक चले गए। तो वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था। राजमोहन गांधी ने एक बात कही कि किसी भी देश की सफलता में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, एक टर्म उन्होंने यूज किया है, हालांकि एक टर्म भीमराव अंबेडकर पहले ही यूज कर चुके हैं। वो टर्म है, उसको कहते हैं संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उन्होंने कहा कि गांधी ने जो सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर मुहिम चलाया, इसने एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाई पूरे मूवमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से उनका आशय यह है कि भारतीय संविधान का बड़ा तेजी से बहुत अच्छे ढंग से विकास हुआ, तो कहीं अवरोध नहीं आया। 7 दशक तक ये सफलतापूर्वक संविधान ने काम किया। वही आप बगल में पाकिस्तान को ही देखिए, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपने वायलेंस के आधार पर पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने कहा, आपने कलकत्ता किलिंग शुरू किया और मार काट के आपने पाकिस्तान को बांटने की कोशिश की। तो जो अपना कैरियर तलवार से शुरू करता है तो अंत में उसकी मौत भी तलवार से होती है। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान का संविधान ध्वस्त हो गया। तो अब अगर वो थोड़ा सा बच्चा संवैधानिक नैतिकता और सत्याग्रह आंदोलन के गांधी को भारतीय संविधान की सफलता से जोड़कर अगर 2 लाइन दे दे तो एग्जामिनर निश्चय ही काफी इंप्रेस्ड होगा। तो मैं बुक्स का इस्तेमाल इस तरह से बच्चे करना चाहता, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। और फिर अगर आपके पास 5-6 विचार होते हैं तो 1-2 विचार खुद ही होने लगते हैं। अब मैं बताऊंगा, टू अपहोल्ड द वर्ल्ड 2008 में एक पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था ब्रूस रिच। तो उन्होंने कहा कि लिखा तो अशोका के ऊपर, अशोका और चाणक्य के ऊपर लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो अशोका और चाणक्य वो 21st सेंचुरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21st सेंचुरी में अब मैं आपके सामने बच्चों ये मुद्दा रखना चाहूंगा कि आप अपना विचार दें कि क्या ऐसा आप मानते हैं कि 21वीं सदी में अशोक महान और चाणक्य ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, या दोनों प्रासंगिक हैं? रेलिवेंट ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा इसके लिए, दोनों ज़्यादा प्रासंगिक हैं, या दोनों में से एक ही प्रासंगिक हैं, या दोनों में कोई प्रासंगिक नहीं है? इस पर आप अपना विचार दें। मैं फिर आपको मिलता हूँ सेकेंड 1 लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। फिर हम आपके सामने कुछ और पुस्तकों को लेकर पुस्तकों के संसार में लेते चलें।